ये आपका जो क्लास है वो डाउट क्लेरिफिकेशन क्लास है। तो आपके जो फंडामेंटल के डाउट हैं वो मैं आपको ले रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। 69 पेज पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? 11, एवरी मैटर कंटेन एक्सेप्ट हाइड्रोजन। तो मैटर जो है, मैटर यानी मैटर में तो 3 टाइप हो जाता है। तो मैटर में हम एलिमेंट ही लेते हैं, कंपाउंड भी ले सकते हैं। तो एक एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलके क्या बनता है? एलिमेंट, जिसको हम बोलते हैं एटम। और एटम एटम मिलके क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड। और कंपाउंड, जब एक से ज्यादा कंपाउंड मिलते हैं, मोर देन 2 कंपाउंड, जब 2 से कंपाउंड ज्यादा मिलते तो क्या बनते? मिक्सचर। तो हमारा यहां से स्टार्ट होता है। दुनिया का कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर ही बना हुआ है, चाहे पेन पेंसिल, जितने भी चीजें दिख रहे हैं या नहीं भी दिख रहे हैं, नहीं दिखने वाला ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एयर, सब के सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बने हुए हैं। और ये कहाँ होते हैं? एटम के अंदर। यानी एटम, पहले लोग ये बोलते थे कि एटम को हम सब पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन एटम्स का जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। तो एटम्स कैन बी डिविजिबल, उसको हम डिवाइड किया जा सकता है। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो इलेक्ट्रॉन, जैसे हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों मिलके क्या बने? ऑक्सीजन बना। और ऑक्सीजन मिलके क्या बना? O2 बना। ठीक है, और O2 को किसी में मिक्स कर दो तो मिक्सचर बन जाएगा। तो दिस वन, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन, ये हो गया एटम, और ये हो गया हमारा एटम। तो एटम प्लस एटम मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स अगर दूसरे के साथ हो जाएगा, एयर में चला जाएगा मान लो, ये मिक्सचर बन जाएगा। तो एयर इज मिक्सचर। तो क्वेश्चन नंबर 69 में जो 11th क्वेश्चन है, एवरी मैटर कंटेन, तो मैटर तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कंटेन करेगा, लेकिन एक चीज यहाँ पर हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। इसमें न्यूट्रॉन जीरो होता है, जीरो न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसीलिए हाइड्रोजन को छोड़ के सबके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। हाइड्रोजन में केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है इसके अंदर, इसीलिए एक्सेप्ट हाइड्रोजन बोला है। तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। पेज नंबर 70 और 71, चलो पेज नंबर 70 पे आते हैं। 70 पे क्या बोल रहा है? 27 नंबर, सोडियम क्या है, सल्फर क्या है और ये क्या है। तो आपको इसका क्वेश्चन का जो आंसर करना है वो एटॉमिसिटी के बेस पे करना है। तो इसमें आपको कॉलम मैच करना है। तो देखो कैसे कॉलम मैच करेंगे। अब सोडियम जो है वो मोनो एटॉमिक होता है। सोडियम खुद के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है। तो सोडियम, अगर प्योर सोडियम होगा, प्योर सोडियम अगर कंबाइंड स्टेट में नहीं हुआ तो प्योर सोडियम जो होगा 27 नंबर, ये बता रहा हूं मैं, पेज नंबर 70 का क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन ये है कि कॉलम है, कॉलम 1 है, इसमें सोडियम है। सोडियम का इधर एटॉमिसिटी लिखा हुआ है, तो मैं यही लिख रहा हूं सोडियम का एटॉमिसिटी 1 होता है। कॉलम 2 में एटॉमिसिटी लिखा रहता है। सल्फर, सल्फर है, सल्फर का 8 होता है, ऑक्टा एटॉमिक। तो इसमें ऑक्टा नहीं लिखा हुआ है, तो इसको हम पॉली एटॉमिक बोल देंगे। क्या बोल देंगे? पॉली एटॉमिक। इसका हम मैचिंग पॉली एटॉमिक से कराएंगे। सी, O2 है, तो O2 का 2 होता है, डाई एटॉमिक लिखा हुआ है। सर क्या इसको डाई एटॉमिक नहीं बोल सकते क्या? तो देखो
सर इसको पॉलीएटॉमिक नहीं, इसको बोल सकते हैं पॉलीएटॉमिक, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे। ठीक है, ओजोन है O3, O3 है ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक ऑप्शन में है, हाँ है, तो हम ट्राई एटॉमिक बोलेंगे। अब हमारे को क्वेश्चन ये आता है सर इसको पॉलीएटॉमिक नहीं बोल सकते कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऑप्शन में जैसा होगा वही हम ढूंढेंगे। तो ऑप्शन में आप ढूंढ लेना कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां हमें चलना पड़ेगा। ठीक है, तो सोडियम ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए का फर्स्ट, बी का 4, सी का 2। अब सी का कहीं भी 4 नहीं है, क्योंकि सी का 4 रहे तो पॉली बोल सकते हैं, लेकिन कहीं पॉली है नहीं, तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे। ऐसा नहीं कि पॉली बोलना सही नहीं है, लेकिन यहां ऑप्शन किसी से मैच नहीं करेगा पॉली अगर लिखोगे तो ये आपका 28 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेंटा एटॉमिक। पेंटा कौन है, 28 नंबर, पेज नंबर 70 का क्वेश्चन नंबर 8, पेंटा एटॉमिक। अब 28 में फास्फोरस है, फास्फोरस P4 होता है, सल्फर S8 होता है। ठीक है, इथेन का फॉर्मूला आप जानते हो, मीथेन और इथेन C2H6 और मीथेन CH4। ये कितने हो गए एटॉमिसिटी, इसका 4, इसका कितना हो गया 8, इसका कितना हो गया 2 और 6 8, और इसका कितना हो गया 4 और 1 5। विच वन इज पेंटा, मीथेन इज पेंटा एटॉमिक, मीथेन इज पेंटा एटॉमिक। 33 नंबर, HCl एंड CH3OH। तो पेज नंबर 70 पे क्वेश्चन नंबर 33, HCl क्या है, तो HCl एक एसिड है, और CH3COH ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, और ये हाइपोक्लोरिक एसिड है। ये तो दोनों एसिड है। ठीक है, बोथ आर एसिड। 36 NH4OH क्या है, तो 36 नंबर देखो, पेज नंबर 70 का क्वेश्चन नंबर 36, NH4OH। अब इसमें OH दिख रहा है, अगर ये पानी में जाएगा तो NH4 और OH में डिजोल्व, जो OH देता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। तो दिस वन इज एक्ट एज ए बेस, NH4OH इज ए बेस। 36 नंबर हो गया। 40 नंबर, एसिड आर ऑब्टेन बाय, एसिड कैसे मिलता है, तो क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, 70 पे क्वेश्चन नंबर 40 बोला एसिड इज ऑब्टेन बाय डिजोल्विंग। तो हमने आज आपको लिखवाया था कि नॉन मेटल व्हेन रिएक्ट विथ O2, तो ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाता है, और इसको पानी में डाल देने पे क्या बनता है, एसिड बनता है। तो यही क्वेश्चन तो था कि एसिड आर ऑब्टेन बाय डिजोल्विंग, तो इसको आप नहीं बना सकते कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड व्हेन डिजोल्व इन वाटर इट फॉर्म इन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे, सेकंड वाला, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आप करो, नहीं तो आगे चल के प्रॉब्लम हो जाएगा। 70 का 42, एटॉमिसिटी ऑफ बेंजीन। चलो, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। क्या स्ट्रक्चर होता है, हम केमिकल बॉन्डिंग में बात करेंगे। कितने एटम हो गए, 6 + 6 12, एटॉमिसिटी इज 12, इसका एटॉमिसिटी 12 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, क्वेश्चन नंबर 43, पेज नंबर 70 का क्वेश्चन नंबर 43 है C+O2। अच्छा, एक चीज रह गया, यहां पर ध्यान देना, आपको मैं एसिड बेस लिखवाया था और एम्फोटेरिक लिखवाया था। ठीक है, वहां पर न्यूट्रल भी लिख लेना,
न्यूट्रल ऑक्साइड। पूरे केमिस्ट्री में NO, CO और N2O ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। ठीक है, तो हम एसिड जाने, हमने बेस जाना, हमने एम्फोटेरिक जाना, और फोर्थ वन है न्यूट्रल, न्यूट्रल ऑक्साइड। तो न्यूट्रल ऑक्साइड जो है वो आप लिख लेना, इसका एग्जाम्पल याद रखना, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये है N2O। ठीक है, नाम भी लिख लेना, इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। फॉर्मूला भी याद करते चलना है, नाइट्रस ऑक्साइड। और ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, बरोबर है। तो यहां पर जो क्वेश्चन हमसे पूछा है वो ये पूछा है कि CO+O2, और यहां लिखा है लिमिट लेस अमाउंट में। तो लेस अमाउंट में अगर यहां पर ये, तो ये बनेगा CO, और यहां पर पूछा है C+O2, यहां एक्सेस है, ये बनता है CO2। ये दिया है आपका X और ये दिया है Y, दिस वन इज X और दिस वन इज Y। आप X और Y पे क्या कमेंट करोगे? X और Y पे क्या कमेंट करोगे? X इज न्यूट्रल और Y इज, X इज न्यूट्रल एंड Y इज एसिडिक। X इज न्यूट्रल और Y इज एसिडिक। ठीक है, तो 43 का ये आंसर हुआ। समझ में आ गया होगा। तो अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह में प्रॉब्लम होगा, जैसे अभी नहीं बना। इसके पीछे लॉजिक ये है कि हमें बेंजीन का फॉर्मूला भी मालूम नहीं होता है। तो बेसिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा अभी फॉर्मूला वगैरह, या बैक साइड आपके फॉर्मूला दिया गया, आगे चल के इसी डे में, डे शायद 13, 11 या 12 में फॉर्मूला है। तो उस फॉर्मूला का आप याद करने की कोशिश करो अभी से। सबके फॉर्मूले, आयंस वगैरह फॉर्मूले। अब है क्वेश्चन नंबर 71 पे 43 नंबर, 43 हो गया, 41 भी है। 41 क्या बोल रहा है? पेज नंबर 70 पे क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है X+O2 क्या बना? Y, और इसको पानी में डाल दिया गया, H2O में डाल दिया गया, बना एसिड। तो X और Y क्या है? तो बताओ, एसिड कौन बनाता है? नॉन मेटल। तो दिस वन इज नॉन मेटल, ये तो लिखवा के मैं दिया हूं, नॉन मेटल। और Y क्या है? Y नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, यानी एसिडिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है। मैं एग्जांपल भी आपको करवाया था, C+O2 क्या बना? CO2। कार्बन इज नॉन मेटल, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड दैट मीन्स एसिडिक ऑक्साइड। व्हेन डिसॉल्व इन वाटर फॉर्म H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो इसका आंसर आप X और Y कर सकते हो। X इज नॉन मेटल एंड Y इज एसिडिक, ऑप्शन नंबर 4। पेज नंबर 70 पे 34 नंबर, 34 क्या बोल रहा है? ग्लूकोज, एटॉमिसिटी ऑफ ग्लूकोज। तो एटॉमिसिटी पेज नंबर 34 पे क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 70 पे क्वेश्चन नंबर 34, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। इसमें एटॉमिसिटी कैसे निकालेंगे? कितने एटम? 6। कितने एटम? 12। कितने एटम? 6। काउंट कर लो, कितना हो गया? 24। तो एटॉमिसिटी इज 24। ये पॉली एटॉमिक में आएगा। ठीक है, अच्छा मैं 35 बना रहा हूं क्या? 34 डाउट है। ओके, दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 35। 34, मिक्सचर ऑफ 2 और मोल मेटल्स इज नोन एज, इसमें जो हो जाएगा मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल,
दो मेटल आपस में जब मिलते हैं तो एलॉय बनते हैं। लिख लेना। इसको हम बोलते हैं एग्जाम्पल, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज नाम सुने ना? ब्रास, बेल मेटल, बेल मेटल, बराबर है। तो ये मेटल के कंपोजिशन होते हैं। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज इज ए कंपोजिशन ऑफ, तो ब्रॉन्ज जो होता है वो जिंक होता है और उसमें एल्युमिनियम होते हैं मेन। कॉपर और टिन मेन होता है ब्रॉन्ज में। ब्रॉन्ज में मेन जो होता है वो कॉपर और टिन होता है। तो इसमें कॉपर और जिंक होता है इसमें। लिख लेना आप इसको। और ये जो बेल मेटल होता है, बेल मेटल होता है कॉपर प्लस टिन, ये ब्रॉन्ज का ही होता है, ब्रॉन्ज का ही भाई है, बट इसमें टिन का जो कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन हाई होता है। इस बेल मेटल का यूज हम ज्यादा, जो घर में आप बेल हम यूज करते हैं या जहां पर भी हमें बेल का यूज करते हैं इसी से बनाया जाता है, बेल मेटल से। तो ये जो एलॉय होते हैं ये मोर देन 2, ये जो हमने मेन कंस्टिट्यूएंट है उसको मैंने लिखा है, तो मोर देन 2 मेटल से मिलके बनते हैं। तो मोर देन 2 अगर मेटल मिलके बने तो हम उसको बोलते हैं एलॉय। एग्जाम्पल्स भी मैंने लिख दिया है, ब्रॉन्ज, ब्रास, बेल मेटल, और भी होते हैं बहुत सारे। तो क्वेश्चन नंबर 34, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल इज कॉल्ड एलॉय। मेटलॉइड क्या होता है? तो मेटलॉइड मैंने आपको बताया, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। अमलगम, जब सोडियम से मर्क्यूरी चिपक जाता है उसको सोडियम अमलगम बोलते हैं। सोडियम से जब मर्क्यूरी चिपक जाता है तो उसको सोडियम अमलगम बोलते हैं। तो ये भी मेटल और ये भी मेटल है, सोडियम और अमलगम। दिस वन इज मेटल, दिस वन इज मेटल, लेकिन हम इसको एलॉय नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम बोलते हैं इसको, ठीक है, सोडियम अमलगम बोलते हैं। स्टील, स्टील जो होता है वो कार्बन का टाइप है। स्टील जो होता है, अब जो आगे चल के कार्बन का बोल रहा हूं, आयरन, आयरन जो है, आयरन को कार्बन के परसेंटेज के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन,
हम आयरन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है रॉट आयरन, रॉट आयरन, दूसरा होता है स्टील, और तीसरा होता है पिग आयरन या कास्ट आयरन। कास्ट आयरन, इसको हम पिग आयरन भी बोलते हैं, पिग आयरन, क्योंकि जब ये बन के निकलता है तो रियली में पिग के जैसा दिखता है। रॉट आयरन में सबसे अच्छा आयरन है, इसमें कार्बन का परसेंटेज सबसे कम होता है। इसमें कार्बन का परसेंटेज जो होता है वो 0.2 से भी कम होता है, 0.2% से, और इसमें कार्बन का परसेंटेज जो होता है वो 0.2 to 4% तक होता है, और इसमें कार्बन का परसेंटेज जो होता है वो 4% से ज्यादा होता है। तो सबसे अच्छा आयरन रॉट आयरन होता है। गुड आयरन, गुड आयरन जो है वो रॉट आयरन होता है। रॉट आयरन, इसमें जल्दी रस्टिंग नहीं होता है। स्टील, देन कास्ट आयरन, ठीक है। तो इसके अंदर ये कार्बन जो है वो एज ए इम्प्यूरिटीज होगा, इम्प्यूरिटीज, कि हमें चाहिए आयरन लेकिन इसमें कुछ कार्बन का परसेंटेज है, तो हमारे लिए क्या हो गया, इम्प्यूरिटीज हो गया। और हमारे लिए क्या हो जाएगा, इम्प्यूरिटीज। स्टील को हम एलोय नहीं बोल सकते। स्टील, स्टील जो है उसमें कार्बन का परसेंटेज होता है। स्टील जो है आयरन का टाइप है। लिख लिए। तो इसमें जो है स्टील कहाँ गया, हाँ स्टील जो है वो स्टील को ऐसा नहीं कि इसमें नहीं बोल सकते, इसको एलोय ऑफ आयरन बोल सकते हैं। लेकिन स्टील में मेनली जो होता है वो आयरन और कार्बन का परसेंटेज ज्यादा होता है, इसकी वजह से इसको डिवाइड किया गया अलग अलग, रॉट आयरन, स्टील और कास्ट आयरन। तो एलोय समझ में आ गया होगा। व्हेन 2 और मोर मेटल फॉर्म इन फिक्स कॉम्पोजिशन, इनका कॉम्पोजिशन भी फिक्स होता है, इन ए फिक्स कॉम्पोजिशन, लिख लेना एलोय। व्हेन मोर देन 2 मेटल इन फिक्स कॉम्पोजिशन फॉर्म, when more than 2 metal in a fixed composition then alloy form। ब्रॉन्ज, ब्रास और बेल मेटल, बेल मेटल, बेल मेटल जो है वो ब्रॉन्ज का ही भाई है, बस उसमें टीन का परसेंटेज ज्यादा होता है। आयरन, आयरन को कार्बन के बेसिस पे, कार्बन का परसेंटेज के बेसिस पे 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, रॉट आयरन, स्टील एंड कास्ट आयरन। स्टील को हम भी बोलते हैं, एलोय ऑफ आयरन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कार्बन का परसेंटेज सबसे कम होता है, इसलिए सबसे अच्छा आयरन होता है, फिर ये और फिर ये, ठीक है। अदिति प्लीज टेल, क्या बोलना है। अमलगम, अमलगम क्या है, अमलगम समझा दिया। जब मर्क्यूरी किसी मेटल के साथ चिपक जाएगा, ठीक है, जैसे मेटल है, मेटल के साथ जब मर्क्यूरी चिपक जाएगा, Hg चिपक जाएगा उसके साथ, ज्यादा सोडियम के साथ चिपकता है, उसको हम अमलगम बोलते हैं, सोडियम अमलगम। बट दिस इज नॉट ए एलोय बिकॉज बोथ आर मेटल, लेकिन यहां पर किसी फिक्स कंपोजिशन में नहीं होता है, लेकिन यहाँ एलोय जो होता है वो फिक्स कंपोजिशन में होता है। तो यहां पर उसकी प्रॉपर्टीज इंक्रीज करने के लिए बनाया जाता है।
यहाँ पर ये फिक्स कंपोजिशन में नहीं होता है, दोनों मेटल से तो मिलकर बने होते हैं, लेकिन ये फिक्स कंपोजिशन में नहीं होने की वजह से इसको अमलगम बोला जाता है। और एक मेटल के अलावा दूसरा जो मेटल होता है वो फिक्स होता है। दूसरा मेटल क्या होता है? हाउ मेनी मेटलॉइड्स आर देयर? मेटलॉइड्स बहुत होते हैं, आगे चल के डीएनए ब्लॉक में हम पढ़ेंगे मेटलॉइड। अभी के लिए आप याद करो मेटलॉइड्स बहुत होते हैं, कम से कम 20-30 तुम्हें याद करना पड़ेगा। हाईएस्ट एंड लोएस्ट एटॉमिसिटी, लोएस्ट तो 1 होगा, हाईएस्ट वो डिपेंड करेगा कैसा हो कंपाउंड बना है। लोएस्ट तो मोनो एटॉमिक होगा, तो हाईएस्ट एटॉमिसिटी इज 1, सॉरी लोएस्ट एटॉमिसिटी इज 1 मोनो एटॉमिक, हीलियम जो एटम के फॉर्म में हो। और हाईएस्ट एटॉमिसिटी हम बोल नहीं सकते, वो कितने एटम्स आपस में कंबाइंड हो रहे हैं वो डिपेंड करता है। अब मैं बोल दूं ऑर्गेनिक का फार्मूला ले लो, अब आप सुने होंगे एल्केन का फार्मूला। एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2। अगर मैं n की जगह पे 100 पुट कर दूं तो C 100 और H 202 होगा ना। अब इसमें बताओ कितने हाई एटॉमिसिटी कितना हुआ? तो 202 और ये 100 302 हो गया। तो अब यहाँ डिपेंड करता है कि हम n का वैल्यू क्या ले रहे हैं। अब n का वैल्यू हम बहुत ज्यादा ले ले तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया, एलॉय किसको बोलेंगे? मिक्सचर ऑफ टू मेटल इन फिक्स कंपोजिशन, इन फिक्स्ड कंपोजिशन, उसको हम एलॉय बोलते हैं। मैंने 3 एग्जांपल्स एलॉय का लिखवाया है, बाकी डीएनए ब्लॉक में हम देखेंगे। अमलगम किसको बोलेंगे? जब एक मेटल होगा और दूसरा मर्क्यूरी होगा, यानी दूसरा मर्क्यूरी फिक्स हो गया तो हम उसको उस मेटल का अमलगम बोलेंगे, सोडियम अमलगम। ठीक है, आयरन के बात हो रहा था, तो आयरन के 3 टाइप डिवाइड किया जाता है, रॉट आयरन, स्टील एंड कास्ट आयरन। स्टील इज ऑल्सो टाइप ऑफ एलॉय ऑफ आयरन, जिसमें आयरन का परसेंटेज, कार्बन का परसेंटेज ना तो बहुत ज्यादा होता है नहीं तो बहुत कम आता है, मिडिल में होता है, यानी रॉट आयरन से खराब होता है और कास्ट आयरन से अच्छा होता है। तो गुड आयरन जो है वो रॉट आयरन है। ठीक है, आजकल जो ओवरब्रिज वगैरह बनाए जाते हैं वो रॉट आयरन से बनाए जाते हैं ताकि उसमें जल्दी रस्ट नहीं होता है। तो इसमें अगर डाउट है तो आप बोलो, फिर आगे हम डाउट लेते हैं। ये आपका डाउट 34 नंबर एंड हो गया। ठीक है, और कोई डाउट है? रेमा नो डाउट। अदिति हो गया तुम्हारा डाउट? इसको राइट डाउन कर लो आप सभी। अमलगम और समझ में आ गया सबको? अमलगम, एलोए, स्टील, रॉट आयरन, कास्ट आयरन, एटॉमिसिटी, मिनिमम एटॉमिसिटी क्या होगा? 1, मैक्सिमम हम डिसाइड नहीं कर सकते, वो डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल्स पे। और कोई डाउट है इस टॉपिक में? लेवल 1 टू सॉरी डे 1 to 3 में हैव एनी डाउट देन टेल मी। लैटिन वर्ड वगैरह सब समझ में आ गया? नाउ डे 4, आई विल स्टार्ट डे 4। डे 4 में जो टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। ये टॉपिक है हमारा एटॉमिक नंबर, और हम इसमें पढ़ेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर अब पढ़ेंगे और एटॉमिक मास। तो हम यहां पर एटॉमिक नंबर जो है वो ए से और एटॉमिक मास जो है वो जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एक एलिमेंट एक्स है, यहाँ ए लिखा जाता है और यहाँ जेड लिखा जाता है। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मास 23 है। ए और जेड से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी कभी ए और जेड ऐसे भी लिखा रहता है, जैसे ऑक्सीजन का 8 है और 16 है, तो हम दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अब
एटॉमिक नंबर कैसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर जो डिफाइन किया जाएगा वो आपको प्रोटॉन की संख्या, ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो लिख लेना एटॉमिक नंबर कैसे डिफाइन किया जाएगा। एटॉमिक नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास कैसे डिफाइन होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है, मास बहुत क्या होता है, लेस मास होता है, इसके वजह से इसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट, हम इसको लेते ही नहीं है। तो हमें केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिया जाता है, क्योंकि उसका मास इतना कम होता है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो एटॉमिक मास जो होता है वो, तो ये आपको एटॉमिक मास हर एलिमेंट का आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, सारे एलिमेंट्स को आपको 20 तक एटलीस्ट याद करना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन में आपको देता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हम न्यूट्रल एटम पढ़ते हैं। न्यूट्रल एटम, तो न्यूट्रल एटम किसको बोला जाता है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जिसमें कोई चार्ज नहीं है। तो इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, उतना ही क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। ये ध्यान में रखना है। और एटॉमिक मास कितना होगा, एटॉमिक मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा, ध्यान रखना है। अगर हम केटायन के बारे में बात करें, केटायन जैसे Na+, अब यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो यहां पर एटॉमिक नंबर इक्वल टू केवल प्रोटॉन होगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा, तो यहां हम इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे। और एटॉमिक मास हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही रहेगा। अगर एनायन के बारे में हम बात करें, Cl-, तो Cl- इज एनायन, तो यहाँ एटॉमिक नंबर जो होगा, एटॉमिक नंबर वो प्रोटॉन ही होगा, यहाँ हम इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे। और एटॉमिक मास जो होगा, एटॉमिक मास वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही रहेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो पहले एटॉमिक नंबर में अगर एनायन है तो +1 कर दो, क्योंकि यहाँ एक चार्ज है तो प्लस चार्ज लिख दो, प्लस चार्ज, तो एनायन में उसको ऐड किया जाता है। अगर यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है, तो एटॉमिक नंबर में हम चार्ज को माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब इतना चीज हमने बताया, तो इसको हम जब तक क्वेश्चन के थ्रू नहीं बताएंगे तब तक ये जल्दी समझ में आता नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, इसको आप राइट डाउन कर लो, राइट डाउन करने के बाद मैं इसको एक क्वेश्चन के थ्रू बता रहा हूं, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन के थ्रू ये समझ में आएगा। जितना चीजें क्वेश्चन के थ्रू बता रहा हूं मैं आपको, पहले इसको राइट डाउन आप कर लो, फिर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं और क्वेश्चन के थ्रू बता रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ आप सारे ध्यान देना, एक क्वेश्चन को तो सब कुछ क्लियर कर रहा हूं मैं। ये जितना भी राइट साइड लिखवाया मैंने, वो 3 कॉलम हमने बनाया है। एक हमने न्यूट्रल लिया है, एक केटायन लिया है और एक एनायन लिया है, ठीक है। ये न्यूट्रल एटम है, ध्यान से समझना इसको।
ये केटायन है। ऐसा लगता है कि आसान है, लेकिन आप इसमें कंफ्यूजन बहुत होते हो, तो बी केयरफुल हियर। अब यहाँ न्यूट्रल एटम है, केटायन है और एनायन है। तो न्यूट्रल एटम में सिंपल सा है कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होगा? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। इसमें तीनों बराबर होते हैं, बराबर है। तो न्यूट्रल एटम में एटॉमिक नंबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। एटॉमिक नंबर, दिस वन इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 35 है, तो प्रोटॉन कितना होगा? 35। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 35। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन का। तो मास, एटॉमिक मास यानी जेड, एटॉमिक मास यानी जेड, सॉरी क्या मैंने लिख दिया था, ए। एक चीज यहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, एटॉमिक नंबर जो है वो नीचे लिखा जाता है और एटॉमिक मास ऊपर लिखा जाता है। तो यहाँ ए होता है और जेड होता है, यहाँ थोड़ा सा जेड और ए ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। उल्टा लिखा था मैंने। ए जो है एटॉमिक मास है और जेड जो है एटॉमिक नंबर है। दिस वन इज जेड, एटॉमिक नंबर है। थोड़ा सा इसको करेक्शन करना। ए इज एटॉमिक मास और जेड इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। ए इज एटॉमिक मास और जेड इज एटॉमिक नंबर। लिखते हुए ऐसा ही है, ये इंटरचेंज हो गया था, ए और जेड, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर इज जेड, याद रखना, और एटॉमिक मास इज ए पहले आता है, याद रखना, उसको एटॉमिक मास बोलते हैं। अब ए एटॉमिक मास हो गया हमारा। ए इक्वल टू क्या आता है? प्रोटॉन प्लस एन, पी प्लस एन। प्रोटॉन कितना है? जेड कितना है? 80। प्रोटॉन कितना है? 35। एन कितना होगा? एन इक्वल टू 80 माइनस 35, ये कितना हो जाएगा? 45। तो हमारा यहां पर इस केस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितना हुआ? इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा 35, प्रोटॉन कितना हो गया? 35, और न्यूट्रॉन कितना हो गया? न्यूट्रॉन हो गया हमारा 35, ठीक है। अब हमने एक वर्ड इसमें बोला है न्यूट्रॉन। क्यों बोला है न्यूट्रॉन? कोई मुझे बताए कि हम इसको न्यूट्रॉन के न्यूट्रल क्यों बोले हैं? इसको हम न्यूट्रल क्यों बोल रहे हैं? व्हाई ब्रोमीन इज कॉल्ड न्यूट्रल? न्यूट्रल बोलने का इसका रीजन क्या है? कोई बताओ मेरे को। व्हाई एटम आर न्यूट्रल? एटम न्यूट्रल क्यों होते हैं? व्हाई एटम आर न्यूट्रल? हाँ, विनय का आंसर है नो चार्ज। तो समझ में आता है कि नो चार्ज है तो न्यूट्रल है। क्यों? रेमा डू नॉट हैव एनी चार्ज, ठीक है, चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल है। चार्ज किसकी वजह से आता है? हाँ, एक सही आंसर है अदिति का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यही करेक्ट आंसर है। यहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है? इक्वल है। अब आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? पॉजिटिव होता है। और न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? चार्जलेस होता है। तो अगर सिस्टम के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है, बरोबर है, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, इसीलिए उस सिस्टम क्या है? न्यूट्रल है, ठीक है।
तो अगर हम बात करें ब्रोमीन का Br 35 और मास होता है 80, दिस वन इज एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया इसका? एटॉमिक नंबर हो गया 35। तो एटॉमिक नंबर जितना होता है जेड, उतना ही प्रोटॉन होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। कब? जब ये न्यूट्रल हो तब। एटॉमिक नंबर 35 है तो प्रोटॉन 35 होगा, एटॉमिक नंबर 35 है, इलेक्ट्रॉन 35 होगा। अगर हम बात करें एटॉमिक मास का, तो यहां होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास है 80, प्रोटॉन है 35, न्यूट्रॉन निकालना है, न्यूट्रॉन हो जाएगा 80 माइनस 35, ये हो जाएगा 45। इस केस में हमें इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 35, प्रोटॉन कितना आ गया? 35, न्यूट्रॉन कितना आ गया? 45। अब ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिव है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ये चार्जलेस होता है। तो जितना निगेटिव है उतना पॉजिटिव है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। तो अगर प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों बराबर है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल है। प्लस और माइनस इक्वल है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए, तो कोई चार्ज क्रिएट होता ही नहीं है। अब हम बात करते हैं केटायन का। केटायन, अब मान लो हमने लिया ब्रोमीन प्लस, ठीक है। अब ब्रोमीन प्लस के बारे में हम चेक करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में इसको हम कराते हैं।